आपने सोशल मीडिया और अपने चैनल की स्टोरीज में ये सारी तस्वीरें तो देख ही ली होंगी। ये ना तो लंदन और ना ही स्विट्जरलैंड की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें इंडिया के उस हिस्से से ली गई हैं जहां ज्यादातर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। ये हमारी दिल्ली की तस्वीरें हैं। कुछ दिनों पहले अचानक से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी देखने को मिली। मैं पिछले 12 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक ऐसी बर्फबारी नहीं देखी थी। ऐसी क्या, मैंने आज तक यहाँ पर बर्फ गिरते देखा ही नहीं था। बारिश के वक्त थोड़े बहुत ओले तो चलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ मैंने कभी नहीं देखा था। ऐसा ही हाल दूसरे कुछ देशों में भी रहा, जहाँ पिछले कई सालों के मुकाबले इस बार काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है। अब मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ? आप तो यहाँ ये देखने आए हो कि आखिर लहरें कितनी ऊंची उठ सकती हैं और उस सुनामी से कितना नुकसान हो सकता है। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें हमारे नेचर में हो रहे बदलाव को दिखा रही हैं। हमें जल्दी ही अपनी धरती के बारे में सोचना होगा, वरना मौसम में ऐसे बदलाव और भी बदतर होते जाएंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम दुनिया के कुछ खतरनाक हादसों की बात करें तो उसमें सुनामी से हुए हादसे ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग सुनामी को एक गलत तरीके से समझते हैं। वो सोचते हैं कि सुनामी उस तबाही को कहते हैं जो कि पानी की लहरों से आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में सुनामी उस लहर को बोलते हैं जिससे वो तबाही होती है। अगर हम हाल ही में आई सबसे खतरनाक सुनामी की बात करें तो उसमें 2004 में इंडियन ओशन और 2011 में जापान में आई सुनामी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली सुनामी थी। सुनामी कितनी बड़ी हो सकती है, उसे जानने से पहले देखते हैं कि आखिर सुनामी जैसी बड़ी लहर बनती कैसे है। अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो सुनामी पानी में उठने वाली छोटी छोटी लहरों का ही एक बड़ा वर्जन होता है। लहरें सिर्फ पानी को अपने साथ लेकर आगे नहीं बढ़ती, बल्कि उसके साथ उसी के प्रोपोर्शन में एनर्जी को लेकर भी आगे बढ़ती हैं। जितनी बड़ी पानी की वेव्स होंगी उसमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी, और ये एनर्जी डिपेंड करती है उस लहर के सोर्स पर, यानी वो लहर किस वजह से उठी है। नॉर्मल ओशियन वेव्स पानी के ऊपर से बहने वाली हवा से एनर्जी लेकर लहरों को उठाती है। अब ये हवाएं कितनी भी तेज हो जाएं, लेकिन वो लहरों को बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं दे सकती, क्योंकि उसका और पानी का केवल सरफेस कांटेक्ट होता है, यानी वो हवा पानी के सिर्फ सरफेस के थ्रू एनर्जी को ट्रांसफर कर पाती है। और वहीं दूसरी तरफ सुनामी के अंदर जो एनर्जी होती है वो उसे पानी के नीचे से मिलती है। इतिहास में जितनी भी बड़ी सुनामी आई हैं, उनका कारण पानी के नीचे होने वाला बदलाव ही था। अब चाहे वो पानी के अंदर वोल्केनिक इरप्शन हो या फिर भूकंप, जब भी धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में घिसती हैं तो वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी को रिलीज करती हैं, और ये एनर्जी पानी को ऊपर की तरफ पुश करती है, जिससे पानी ऊपर उठने लगता है, लेकिन ग्रेविटी उस पानी को नीचे खींचती है। इसी वजह से ये सारी एनर्जी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाती है और बहुत बड़ी बड़ी वेव्स फॉर्म कर लेती है, और ये सारी वेव्स की एनर्जी इकट्ठा होकर एक सुनामी की शक्ल ले लेती है। 2004 की इंडियन ओशन में आई सुनामी भी एक बहुत ही बड़े भूकंप की वजह से आई थी, जो कि यहाँ पर इस जगह पर आया था। अगर हम दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुए सारे बॉम्ब्स, यहाँ तक कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स की एनर्जी को भी मिला दें तो वो सारी एनर्जी भी इस भूकंप से निकली हुई एनर्जी से कम ही थी। इस भूकंप ने 30 मीटर ऊंची सुनामी बनाई थी। अगर हम 17 एवरेज हाइट वाले इंसानों को एक के ऊपर एक खड़ा कर दें तो वो लगभग इतनी ही ऊंचाई बैठेगी। इस सुनामी ने करीब 2 किलोमीटर तक जमीन पर मौजूद सारी चीजों को उखाड़कर फेंक दिया था, और ये तस्वीरें आपको इसकी एनर्जी के बारे में बता ही रही होगी। इसमें करीब 2.5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। ये आज तक की सबसे जानलेवा सुनामी थी, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास है। और 2011 में जापान में आई सुनामी आज तक की सबसे ज्यादा रिसोर्सेज को नुकसान देने वाली सुनामी थी, यानी वो पैसों के मामले में आज तक की सबसे खतरनाक सुनामी थी। वो सुनामी भी एक भूकंप की वजह से आई थी, जिसकी हाइट करीब 40.5 मीटर थी, जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से सिर्फ 5 मीटर छोटी थी। इसने धरती पर करीब 10 किलोमीटर तक नुकसान पहुंचाया था। इस तस्वीर को देखकर आपको लग रहा होगा जैसे समुद्र के बीच में शहर को बसा दिया गया हो। इसने जापान में करीब $300 बिलियन का नुकसान किया था, जो कि साउथ अफ्रीका की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है। अब ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये कितनी खतरनाक सुनामी होंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनको हम रेगुलर सुनामी कहते हैं। हमने सुनामी को दूसरे क्लास में भी डिवाइड किया हुआ है, जिसका नाम है मेगा सुनामी। अब जहाँ पर रेगुलर सुनामी जमीन के अंदर होने वाले चेंजेस की वजह से उठती है, वहीं ये मेगा सुनामी तब उठती है जब समुद्र में कोई बहुत ही बड़ी चीज आकर टकरा जाती है और वो उस सारे पानी को डिस्प्लेस करके उसकी सारी एनर्जी को वेव्स की फॉर्म में बदल देती है।
आज से पहले 1963 में लास्ट बार मेगा सुनामी आई थी। इटालियन गवर्नमेंट और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी मिलकर उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ प्रॉब्लम की बात ये थी कि वो इसे बहुत ही बड़े पानी के रिजर्वायर के ऊपर बना रहे थे, जिसके एक साइड पर एक ऐसा माउंटेन था जो कि दुनिया के सबसे अनस्टेबल माउंटेन्स में से एक था। इसे बनाने के दौरान कई छोटे छोटे लैंडस्लाइड्स हुए, जो कि ये इशारा कर रहे थे कि इस डैम की वजह से कभी भी भारी तबाही हो सकती है। लेकिन इससे सीखने के बजाय इटालियन गवर्नमेंट ने उन रिपोर्टर्स को जेल में डलवा दिया जो इसके खराब डिजाइन और लोकेशन के बारे में लिख रहे थे। उस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सेफ्टी के लिए यहाँ पर होने वाले सबसे बड़े लैंडस्लाइड को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे कैलकुलेशन किए और पानी के स्तर को उसी कैलकुलेशन के हिसाब से उसके लेवल को ऊपर और नीचे करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया। उनके अनुमान के मुताबिक जिस दिन उन्हें लैंडस्लाइड होने की उम्मीद थी, डैम बनाने वाली टीम अपने काम को सफल होते हुए देखने के लिए वहां पहुंची। लेकिन जब वो लैंडस्लाइड हुआ तो वो उनकी कैलकुलेशन से करीब 10 गुना ज्यादा बड़ा था। ये वो पहाड़ है जिसके पास वो डैम बनाया गया था और यहाँ पर वो वाटर रिजर्वायर जिस पर वो डैम था। ये वो एरिया है जहाँ से लैंडस्लाइड हुआ था, यानी यहाँ पर पूरा पहाड़ था जो कि टूटकर इस पानी के रिजर्वायर में गिर गया था। ये सब कुछ बहुत ही जल्दी कुछ ही सेकंड्स में हो गया और इतना बड़ा पहाड़ पानी में गिरने की वजह से करीब 250 मीटर ऊंची लहरें उठी और उसने नीचे मौजूद पूरे शहर को तबाह कर दिया। हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी सिर्फ 182 मीटर लंबा है। अब आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि वो लहर कितनी ऊंची होगी। अगर आप उस वक्त यहाँ पर होते और यहाँ से डैम को देख रहे होते तो इस पूरे हिस्से में आपको आसमान की जगह उड़ते हुए पानी की लहर आपकी तरफ आती हुई दिखाई देती। ये वही शहर है जिस पर सुनामी का कहर बरसा था। ये है उस घटना से पहले की तस्वीरें और ये उसके बाद की। मतलब हम और आप वहाँ पर हुए डैमेज के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। लकीली वहाँ पर ज्यादा आबादी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इस हादसे में करीब 2000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन ये मेगा सुनामी भी आज तक की सबसे बड़ी सुनामी नहीं थी। 1958 में अलास्का के पास यहाँ लिटुया बे में इससे भी बड़ी मेगा सुनामी आई थी। एक बहुत ही बड़े भूकंप की वजह से इस आइलैंड का ये हिस्सा पूरा टूट गया और अचानक से पानी में चला गया, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ी करीब 525 मीटर ऊंची सुनामी आई थी। इस सुनामी ने इसके आसपास के आइलैंड पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। अब यहाँ पर इंसान तो नहीं रहते थे, लेकिन इस सुनामी ने यहाँ के जंगली जानवरों और पेड़ पौधों की लाइफ को पूरी तरह तबाह कर दिया था। इस सुनामी की ऊंचाई एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ज्यादा थी। अब आपका सवाल, क्या ये आज तक की सबसे ऊंची सुनामी थी? ना, रिकॉर्ड्स के मुताबिक आज तक की सबसे बड़ी सुनामी आज से करीब 15 लाख साल पहले मोलोकाई नाम के आइलैंड पर आई थी। यहाँ पर मौजूद एक वोल्केनो में अचानक से हुए धमाके की वजह से उस वोल्केनो का लगभग 1/3 हिस्सा टूटकर पानी में गिर गया और उसने करीब 600 मीटर ऊंची मेगा सुनामी को जन्म दिया। इस सुनामी ने पूरे मोलोकाई आइलैंड का नामो निशान मिटा दिया और इसके आसपास के आइलैंड पर भी अच्छी खासी तबाही मचा दी। वेल, ऑफिशियली तो हम इसी को सबसे खतरनाक और आज तक की सबसे ऊंची मेगा सुनामी का खिताब देंगे। लेकिन हाल ही में हुई एक स्टडी ये साबित करती है कि ये सुनामी भी आज तक की सबसे ऊंची सुनामी नहीं थी। आज से करीब 6.6 करोड़ साल पहले धरती से एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉयड टकराया था। ये करीब उतना ही बड़ा था जितना बड़ा वो एस्टेरॉयड था जिसने पॉसिबली डायनासोर्स को खत्म कर दिया था। वहाँ पर मिले सबूतों की माने तो इस एस्टेरॉयड का डायमीटर करीब 10 किलोमीटर होगा और धरती से टकराने के बाद इसने करीब 100 टेराटन से भी ज्यादा की एनर्जी रिलीज करी होगी। अब कंपैरिजन के लिए सार बॉम्ब, जो कि इंसानों का बनाया आज तक का सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो बॉम्ब भी धमाके के बाद इसके मुकाबले केवल 0.0005% ही एनर्जी रिलीज कर पाएगा। इस एस्टेरॉयड में हुए धमाके की बराबरी करने के लिए आपको सार बॉम्ब जैसे 20 लाख न्यूक्लियर बॉम्ब्स को एक साथ विस्फोट करवाना होगा। अब ये एस्टेरॉयड धरती पर जमीन से नहीं टकराया, बल्कि ये सीधा समुद्र से जा टकराया, जिसकी वजह से इसने करीब 5 किलोमीटर ऊंची महासुनामी बनाई। ये सुनामी माउंट एवरेस्ट के आधे हाइट से भी ज्यादा ऊंची थी। ये सुनामी इतनी ऊंची थी कि इसने ऐसे बहुत सारे आइलैंड को पूरी तरह से खत्म कर दिया जिसके बारे में हमें आज तक पता भी नहीं चला। और शायद हमने जो आइलैंड समुद्र के नीचे ढूंढे हैं उसके वहाँ होने की वजह ये महासुनामी भी हो सकती है। लेकिन अभी भी इस स्टडी को ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है, यानी हम इसे अभी पूरी तरह से सच नहीं मान सकते। वेल, अगर ऐसा हुआ था तो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि ऐसा दोबारा कभी हो। शायद आप और कोई भी दूसरा इंसान
कभी भी इतनी ऊंची सुनामी को नहीं देख पाएगा। और मैं उम्मीद भी यही करता हूँ कि आप में से किसी को भी इस तरह की सुनामी देखने को ना मिले। लेकिन क्या आज ऐसा कुछ है जो इतनी बड़ी सुनामी ला सकता है? वेल, इसके बहुत ही कम चांसेस हैं कि ऐसा कभी हो। लेकिन अगर इन कैनरी आइलैंड में से कोई भी किसी भी वजह से अचानक पानी के नीचे चला जाता है तो वो इतनी एनर्जी क्रिएट कर देगा कि उससे करीब 1 किलोमीटर ऊंची सुनामी उठ सकती है। क्या आपने कभी सोचा था कि पानी जमीन से इतनी ऊंचाई तक भी जा सकता है?